औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे जो सियासत है वो दो चीज़ों के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत जो है वो दो चीज़ों पर बेस करती है। मुझे याद है कि मैंने जो वादा किया कि मैं लाहौर के ऊपर जो है वो उसको सीरीज़ को पूरा करूँगा, लेकिन ये कुछ मामलात ऐसे आ जाते हैं कि जिनको फिर नज़रअंदाज करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान की जो सियासत है ये असल में बेसिकली तो दो चीज़ों के ऊपर इसका जो बेस करती रहती है। हमेशा से ये 72 सालों में ये दो चीज़ों के गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। एक तो है पैसा और दूसरा है सिंपैथीज़ या ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेल। वो आवाम को हो, इस्लाम के नाम पे हो, जिस मर्जी नाम पे हो, या मुल्क के कौम नाम पर हो, कौमी मफाद के नाम पर हो, नज़रिया पाकिस्तान के नाम पर हो, जिस मौजूद समझी नाम ले लें, ये एक ही उसी में आता है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग और सिंपैथीज़ की सियासत है, और दूसरी सियासत है वो पैसे की है। तो इसमें दो जो है वो एलिमेंट्स जो मेन दो जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मुझे अगर मैं इसमें वजाहत में जाना शुरू कर दूंगा तो फिर बहुत सारे दोस्त नाराज़ होते हैं। मैं इसलिए जो है वो फिर इसकी वजाहत में फिर डिटेल लंबा भी बहुत हो जाता है कि सबको पता है कि पैसे की सियासत में कौन, और सिंपैथीज़ प्लस यहाँ पर 2 in 1 हो जाता है, प्लस पैसा, इसकी सियासत में कौन है। ये इस मेयार के साथ परखें ज़रा तो पाकिस्तान की शायद ही कोई सियासी जमात होगी जो इससे जो है वो दूर होगी। सब वरना इसके गिर्द ही उनकी सियासत घूमती है। ये पिछले दिनों सेनेट ने जो है वो एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक अरबी को लाजमी मज़मून के तौर पर जो है वो पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक जो रिएक्शन जो था लिबरल्स की तरफ से, वो मेरे नज़दीक वो कोई गैर मामूली नहीं था। वो एक मामूल का ही एक रिएक्शन था, उनकी तरफ से यही रिएक्शन आना था। अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ नहीं है उसमें। इस पर एक दोस्त ने जो है वो मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब की तकरीर को जो है वो उन्होंने पढ़ा, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख मारा। तो मतलब उसमें उन्होंने अरबी को जो है वो एक इसको गैर ज़रूरी करार दिया कि जी इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ना, इसका जो है वो हम अरब बादशाहत को जो लाना चाह रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये अरब बादशाहों की ज़ुबान है, तो हम अरब बादशाहत को जो है वो खुश करना या उसको पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। और इसी तरह जो है वो और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा अरबी के बारे में। लेकिन पिछले दिनों मेरा जो इस मामले में एक नज़रिया रहा है हमेशा, और वो ये रहा है कि ये कहते हैं कि जी जो है अरेबिक जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है। ओके, मान लेते हैं आपकी बात। तो इंग्लिश जो है वो कौन सी हमारी अपनी या किस सूबे की इंडिजिनस ज़ुबान है, इसके ऊपर ज़रा वजाहत फरमा दें।
और मेरे वो शायद फाजिल दोस्त को ये नहीं अंदाज़ा था कि रज़ा रब्बानी साहब जो हैं ये बड़ा महतरम है उनका, लेकिन वो एक मखसूस तबका जो है जिसको हम NGO माफिया कहते हैं, तो वो तो उसके साथ हमेशा उसका उनका रहा है, वो उनसे कोई गिला नहीं है। वो उसके एक उनकी एक अपनी लाइन है और वो उसके ऊपर ही रहते हैं। और वो जो पाकिस्तान में एक लिबरलिज़म है, या बल्कि उससे लिबरलिज़म से आगे की चीज़ है। वो लिबरलिज़म तो दूसरों को मौका देता है, दूसरों को भी सुनता है, उसकी राय का एहतराम करता है। वो ये कहता है कि अगर मेरी राय है तो मेरी राय को भी अगर सुनो, और दूसरों की जो राय है उसको भी मानो, और उसको दूसरे की राय को भी वो उतनी ही अहमियत देता है, और वो डायलॉग पे बिलीव करता है। सेकुलरिज्म की अगर डेफिनेशन में अगर आप जाएं तो ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पे नहीं जाते, आप नहीं उसके ऊपर पूरा नहीं करते हैं। ये बेसिकली लिबरलिज्म नहीं है, ये लिबरल फाशिस्ट है। ये लिबरलिज्म के नाम पर ये फाशिस्टिज्म है जिसका ये लोग प्रचार करते हैं। बुनियादी तौर पर अगर मतलब कि पहले जो है मुसलमानों का जो, अगर हम बात करते हैं बतौर मुस्लिम, वो तो इस पर बिलीव नहीं रखते हैं ना, वो तो इसके ऊपर तो ये जो एक हमारी क्लास है, और इसमें ये हुकूमत में भी लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत में भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे शीरी मज़ारी साहब, इसी तरह जो है वो कुछ और है लोग भी हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर भी इस वक्त कैबिनेट के मेंबर हैं, इस वक्त वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इस वक्त वो सेनेट के मेंबर हैं। तो हुकूमती जमात के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसकी मुखालफत करेंगे। उनका मुखालफत करना उनकी मजबूरी है। उनके बुनियादी तौर पर जो स्टेक्स हैं, और या वो जिन ड्यूटीज़ के ऊपर वो हैं, जिस एजेंडे के ऊपर वो काम करते हैं, उनके एजेंडे को जो है वो तक़वियत ये चीज़ें देती हैं। तो इसलिए इनकी मुखालफत करना एक फ़ितरी सी बात है, ये कोई गैर फितरी चीज़ नहीं है उनकी तरफ से इस तरह का रिएक्शन आना। लेकिन मैं पिछले कुछ अर्से से मैं एक बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा था, मैं कुछ ज़रा खामोशी इसके ऊपर मैंने रखी हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खामोशी जो है ये बिल्कुल बुज़दिली और गलत होगी। इसके ऊपर ना बोलना ये कतन ये जो है ये एक अपने आप को धोखा देना है, और एक जुर्म में, और एक ऐसा जुर्म जो नाकाबिले माफ़ी है, उसमें सज़ा दे अपने आप को मुलव्वस करना है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल्लाह फतह हुआ था, तो ये हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि उन्होंने बुतों को तोड़ा, और उसके बाद आकाए दो जहाँ खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी सुन्नत है कि बुतों को तोड़ो, बुतों को नहीं रहना चाहिए। बुनियादी तौर पर हमें जो बुत परस्ती नज़र भी आती है, ज़रा स्कॉलर्स को पढ़ें, ज़रा थोड़ी सी खुदा के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दिया करें इन चीज़ों के ऊपर। ये बहुत छोटी छोटी वजाहत पैटी इशू नज़र आते हैं, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बच्चों को इन चीज़ों से बड़े ही जो है वो गैर महसूस तरीके से आशना करवाया गया, कार्टून्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए। यानी कि इंडियन जो कल्चर जरगार थी, तो उसमें वो एक बिल्कुल बेमानी सी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसको एक नॉर्मल, जिसे वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो आपने अभी इन दिनों में वर्ड सुना होगा जो इज़राइल और अरबों के साथ, तो उसमें एक वर्ड यूज़ है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है? इसकी नई डेफिनेशन घड़ी गई है ना।
नॉर्मलाइजेशन की इसमें जो डेफिनेशन आई है मेरे नज़दीक वो और है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की ये डेफिनेशन नहीं है कि एक चीज़ को जो है वो एबनॉर्मल उससे लाकर नीचे नॉर्मल पे लेकर आना, ये नहीं है। बल्कि ये है कि कंप्रोमाइज़ और दूसरों को दबाने और गन पॉइंट पर वो चीज़ मनवाने को और या लालच के ज़रिए मनवाने को, उसको जो है वो नॉर्मलाइजेशन का नाम दे दिया गया। अच्छा, इसी तरह हमें भी वो नॉर्मलाइजेशन के उस प्रोसेस से गुजारा गया। अब मेरा जो तवज्जो है, मैं दिलाना चाह रहा था कि पिछले दिनों वो एक इशू उठा, अल्लामा इकबाल के मुजस्समे का इशू उठा। तो भाई इससे पहले मैं दो मुजस्समों के ऊपर जो है, मैं बड़े दिनों से मैं ये इसके ऊपर मैं कर रहा था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में ज़रा गुफ्तगू करूँगा कि राजा ताहिर का मुजस्समा जो है, आप कल्चर की बात करते हैं अगर, तो सिंधी कल्चर के ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप पूरा साल कल्चरल डे बनाएं, सिंधी सकाफ़त को उजागर करने के लिए आप बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, आप उसको उजागर करें। लेकिन क्या सिंधी सकाफ़त सिर्फ राजा ताहिर की कल्चर मुजस्समा लगाने से जो है वो ही हो सकती है? नहीं। इसी तरह लाहौर में बड़े अफसोस के साथ कि इधर से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं कि जी रियासत मदीना की गर्दान वो करते रहते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़े रहते हैं, और लाहौर में जो है वो रंजीत सिंह का मुजस्समा लगाया जाता है। ये क्या है? ये बुत परस्ती को, आप अगर बुत परस्ती की तारीख में जाएँ, यार ये मैं किसी मुसलमान की किताब का हवाला कभी मैं इसमें नहीं दूंगा। ये यहूदी और वेस्टर्न और हत्ता के हिंदू, मैं उनके रेफरेंसेस में आपको पेश कर दूंगा। जिसको भी कोई इतराज़ है उसके मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ में बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ कि आएँ, बैठ के बात करें मेरे साथ। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ का उसका निकाल के जो बात लफ्ज़ मैं कहूँगा, अगर वो नहीं होंगे तो मैं गर्दन मेरी हाजिर है। गुजारिश ये है कि ये बुनियादी तौर पर हमारे ईमान का मसला है। बुत परस्ती का जो आगाज़ है उसके बारे में ये जितनी भी जो मैंने मज़ाहब की बात की है कि इनके स्क्रिप्चर्स के मुताबिक बुत परस्ती का आगाज़ जो था, बुनियादी तौर पर उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था, वो फैक्टर यही था कि वो अपने दौर के कोई अच्छे लोग थे या हुक्मरान थे या कोई वो मुखय्यर लोग थे, तो उनको पहले उनकी यादगार के तौर पर उनकी मूर्तियाँ बनाई गईं, उनके स्टेचूस बनाए गए। उसके बाद फिर कुछ जनरेशन्स के बाद वो मुतबर्रर करार पा गए। फिर कुछ जनरेशन्स के बाद उनके पूजा होने लगी, इबादत होने लगी। तो गुजारिश ये है कि क्या हम इसके बग़ैर जो है वो हम उनको खराज तहसीन पेश नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हमारा जो है वो या तो उखाड़ के फेंक दें, उसको जो करारदाद मुकासब है उसको भी उखाड़ के फेंक दें, और जो आर्टिकल 1 है जो कहता है, जो उस मुल्क का नाम के ऊपर बात करता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो वो भी खुरच दें, उसमें से इस्लामी खुरच दें, निकाल दें, उसको डिक्लेयर करें प्रॉपरली कि हम एक फाशिस्ट सेकुलर स्टेट है, ओपनली डिक्लेयर करें। ये क्या तरीका रखा हुआ है? ये तो मुनाफ़क़त है, बदतरीन मुनाफ़क़त। गुजारिश ये है कि वो चाहे कल को यहाँ से कोई जो है वो
उठ जाएंगे। और इसके ऊपर बात हुई है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे जो है वो अपना कालम निगारों की और दानश्वरों की तहरीरें पढ़ी हैं, जिसमें उन्होंने बहस की है कि राजा पोरस हमारा जो है वो हीरो था। भाई बात यह है कि आप कब्र मसीह के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो कल को वो कहेंगे जो वहाँ पे जेलम के जो करीब है वो राजा पोरस का फिर मुजस्मा लगाए, वो भी लगाना पड़ेगा। फिर हर जगह पे हर किसी का मुजस्मा आपको लगाना पड़ेगा। फिर हर चौक हर चौराहे में एक एक मुजस्मा आपको, बल्कि शायद जगह कम पड़ जाएगी, इतने मुजस्मे आपको लगाने पड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि इसको यहीं पर इस गलती को सुधार लिया जाए। तस्वीरों की नुमाइश अपनी जगह पे है, आप उस हद तक रहते हैं कि कौमी हीरोज़ की तस्वीर की नुमाइश है या वो अपनी जगह पे वो ठीक है, उसकी वहाँ तक वो ठीक है। लेकिन ये बाकायदा तौर पर ये जो मुहिम शुरू हुई है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी है कि आज तक मतलब सिंध के ऊपर मैं अगर बात करूँगा तो फिर वो एक मामला जिस सूबाइयत का आ जाएगा। भाई सबसे बड़ी रुकावट जो है, एक पहले इकाई तो आप बने, और उस इकाई में जो है वो, मैं आज भी इस बात का मैं कायल हूँ कि भाई आप इसके ऊपर तो मानते हैं कि जी ठीक है कि पंजाब के जो है वो सूबे बनने चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आप 1947 के जो आपके डिवीज़न हैं आप उनको उठा लें। पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने डिवीज़न थे, और हर एक को सूबा डिक्लेयर करने हैं। इससे आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन अब ये मामला जब भी आता है, इसमें एक वो उठ खड़े होते हैं। पहले वो कौम परस्त होते थे, आजकल वो भी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी ने अपने ऊपर ले रखी है कि जी हम तो नहीं करने देंगे, हम तो नहीं है ऐसा होगा। भाई बात ये है कि पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं जी पंजाब में तो सूबे की हम हमायत करते हैं कि और बनने चाहिए, लेकिन सिंध की बात आती है तो आप कहते हैं कि जी हम कट मरेंगे, हम लड़ जाएंगे, सिंध धरती के टुकड़े नहीं होने देंगे। तो भाई आप तो वही ज़ुबान बोल रहे हैं जो गांधी बोला करते थे, ये धरती माँ के टुकड़े। तो फिर गुजारिश ये है कि हमें अगर एक इकाई है तो एक इकाई को जो है वो सबसे पहले तो आप उसके ऊपर आए कि हम एक अगर इकाई हैं तो उस एक इकाई को पहले तो हमें उसको जोड़ना है, उसकी बाइंडिंग कोई ना कोई तो ऐसा कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखें, कोई स्टेक्स ऐसे होने चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो तमाम लोग आज तक हम इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ये हमें अपनी कमज़ोरी का, आज तक हमने क्यों नहीं मानते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ के ऊपर आज तक कभी किसी ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर या नेशनल असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में किसी भी जगह के ऊपर सेनेट में आज तक किसी ने कभी बहस की है? आज तक कभी किसी ने इस ऐसे अहम तरीन इशू को उठाया है कि भाई हमें कौम क्यों नहीं है, हम धड़ों में क्यों बटे हुए हैं? मज़हब की तरफ आते हैं तो हम फिरकों में बटे हुए हैं। तो हम डिवाइडेड एक कम्युनिटी हैं, हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हमारी हैं, हर एक जो है वो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे अंदर जो है वो जो कौमियत है वो नज़र नहीं आती, उसके लिए हमें कुछ करने की सबसे पहले तो ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट जो है वो छोटा नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर टाइम लगेगा। ये तरानों से या उससे नहीं काम बनने वाला,
कि उससे आगे को प्रैक्टिकल करने की चीज़ है कि वफ़कार अलवी ने कहा था कि हर सानहे पर जैसे सिर्फ तराने लिखे गए, तो वो ठीक कहा उसने कि हमने और क्या किया है। हर सानहे पर हमने सिर्फ एक नया गाना, एक तराना बना के चला दिया, बस ठीक है, अल्लाह खैर सलाम। क्या कर रहे हैं हम? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम? खुद को धोखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि भाई हम एक कौम की हैसियत से, एक जो है वो पाकिस्तानी सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले तो मुसलमान होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अभी नहीं आ पा रहे हैं, अगर एक जबर का एक उसमें से हम गुज़र रहे हैं, हम एक जो ज़वाल पजीर जो होती हैं कौमें, जो ऊपर उम्मतों के ऊपर एक बढ़ापा आता है, तो अगर हम उस के से अंदर से गुज़र रहे हैं, तो मैं डॉक्टर शाह साहब को इतने सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। उन्होंने कहा कि जब किसी भी कौमी उम्मत पे बढ़ापा आता है, ज़ाफ़ आ जाता है, तो उसका तो इलाज कोई नहीं है। जैसे बुढ़ापे का इलाज कोई नहीं, तो उसका इलाज कोई नहीं है। तो फिर उसके लिए कुदरत ने सिस्टम क्या रखा हुआ है कि वो नया ब्लड ले आती है, किसी नई कौम को ले आती है आगे। तो वो हम तो खैर, इसका मतलब तो यही है कि हमारे अंदर तो कुछ तब्दीली का कोई ऐसा मसला आंसर, हमारे अंदर तो कोई रमक नहीं है, जान नहीं है हमारे अंदर, तो हम इसको कर सकें। ये तो कोई और ही आएगी कौम और वही करेगी। शायद अल्लाह किसको तौफीक देनी है, किसकी किस्मत मुकद्दर में रखा है उसने, तो ये तो वही जानता है। लेकिन हमें अपने तौर पर, जैसे मैंने गुजारिश की है कि एक तो ये बुतप्रस्ती की तरफ जो हमारा मामला जा रहा है, ये बड़ा संजीदा है। इसके लिए, इसके ऊपर खुदा के लिए ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर बैठ के इसको जो है आप रखें यार, आप पढ़ाएं किताबों में, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप मजमून शामिल करें, आप दोनों का रखें। आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो रखें, मजमून दोनों का रखें और करें। लेकिन क्या बुत बनाने से कुछ ज़्यादा उससे हो जाता है? अब सिंध कल्चर डे आपने मनाना शुरू किया, किसी ने कुछ नहीं, कोई मसला नहीं किसी को, आप मनाएं। लाहौर में जो है वो मनाया जाता है कि पीके के जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं वो यहाँ पे वो पख्तून जो फेस्टिवल्स हैं वो मुनक़्क़द करते हैं, कोई मसला नहीं, किसी को कोई इशू नहीं है, उन चीज़ों से कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एक प्रॉब्लम पैदा करने वाली चीज़ है, जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाली हमारी नस्लों के लिए का मसला है, उसके ऊपर हमें जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। और ये प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली स्टेप लेना चाहिए। और सबसे पहले तो ये बज़दार साईं जो हैं इनकी कान खींचे ना कि भाई आपने ये जो अपना जो राजा रंजीत सिंह का मुकदमा, वो जो मुजस्समा है, ये किस खुशी में लगाया है, इसका तो पहले करें ना। दूसरे नंबर पे अगर पीपल्स पार्टी ये बात करती है तो पीपल्स पार्टी ज़रा याद करे कि उनके बानी जो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे, जहाँ पर अब कुरान पाक का एक नुस्खा रखा हुआ है ग्लास केस में, वहाँ पर मलका विक्टोरिया का एक मुजस्समा होता था पीतल का। लाहौर के जो हमने तो नहीं देखा, लेकिन जो हमसे पहले की जनरेशन है वो बताते हैं कि यहाँ पर बुत होता था। तो वो मुजस्समा इस वक्त लाहौर के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से हटवा कर क्यों रखवा दिया था? चाहे वो सियासी ज़रूरत थी, चाहे उन्होंने जो इस्लामिक सोशलिज़म का नारा लगाया था और इस्लामिक समट बुलाई थी और इस्लामिक इत्तेहाद की बात की थी, तो वो चाहे पॉलिटिकल एक मूव थी, लेकिन उन्होंने अगर
कुछ ना कुछ उनके वो था उनके यहाँ पर कि जिसकी वजह से उसको रिमूव किया गया। अगर वो ना रमक होती, अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो रमक उसकी ना होती, उस अटेंशंस वो ना होती, तो वो ये काम ना होता। तो एक तो रज़ा रब्बानी साहब के लिए ये भी डोज है कि ये ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा तवज्जो फरमाएं ज़रा। और दूसरा, अगर अंग्रेज़ी फ़ॉरेन लैंग्वेज है, अरबी फ़ॉरेन लैंग्वेज है, तो अंग्रेज़ी कौन सी जनाब आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज है, आप वहाँ से निकाल के लाए हैं, वो भी तो फ़ॉरेन लैंग्वेज है ना। तो आप दोनों को फ़ॉरेन लैंग्वेज कर दें फिर, जो रखना चाहे। अंग्रेज़ी को भी फिर लाजमी सब्जेक्ट से निकालें बाहर। ये बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ कि आपके जो बच्चों के ऊपर हमारे दौर में ख़ास तौर पर, क्योंकि जब हमारे दौर में सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो छठी जमात में जाकर इंग्लिश शुरू होती थी। अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, लेकिन अभी भी बच्चों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम आता है। मैं एक बच्चे को, मेरे पास एक बच्चा है, वो बच्चा थ्रू आउट मास्टर्स तक इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ। अब वो जब मुझे पता चला तो मास्टर्स उसका इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैंने उसे बिठा कर, तो मैंने उससे बातचीत शुरू जब की, वो उसने कहा सर मुझे जो है ना वो थोड़ी सी बोलने में झिझक होती है। क्या बात कर रहे हो, बोलने में झिझक होती है? नहीं जहाँ, मैं तो मेरे पास आ जाकर हम बैठ के गपशप क्या करेंगे। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम जो है, ये आज के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कोई अपनी जनरेशन की बात नहीं कर रहा, ये मैं 26-27 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि अगर अभी तक इंग्लिश मीडियम में आप पूरा ज़ोर लगा के भी आप पढ़ा के बच्चों को, और आप उनको यहाँ तक नहीं ला पाते कि वो इंग्लिश जो है वो उनके वो बोलने में उनको झिझक होती है, कि उनको ये ख़तरा रहता है, ख़दशा रहता है, एतमाद नहीं है, आपके एजुकेशनल सिस्टम पे एतमाद नहीं है उन्हें, कि उनको ये ख़दशा रहता है, ये ख़तरा रहता है कि यार मैं गलत ना बोल जाऊँ। ये सबसे बड़ा, मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था तो ये मसला मेरे साथ भी पेश आया कि मुझे जो है वो ये था कि यार मैं झिझक थी मुझे कि मैं कहीं गलत सेंटेंस, गलत जो है वो कोई जुमला या प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर गलत ना बोल जाऊँ, तो शर्मिंदगी। तो वहाँ जाकर मुझे ज़रा बहुत सारा फिर मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे कहा कोई मसला नहीं है, कन्वे कर सकते हो, टूटे फूटे अल्फाज में चाहे करो, काफ़ी है, दैट्स इट, इतनी बड़ी है। तो गुजारिश ये है कि जब आपने लादा बतौर लाजमी सब्जेक्ट, तो बच्चों को पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो तमाम दूसरे सब्जेक्ट से हटकर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर चली जाती है। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ जनरल ग्रुप के बच्चों की, कि वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर चली जाती है, कि वो इंग्लिश के ऊपर सारा उनका जो होता है ना, वो होता है कि यार इंग्लिश। अच्छा, उसमें अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कह रहे हैं अरेबिक को, और उसमें आप बहुत कुछ आपने काबिल एतराज़ चीज़ें भी बोली हैं अपनी तकरीर में, जो मैं नहीं दोहराना चाहता यहाँ पर, तो उसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे रब्बानी साहब की स्पीच का, तो जो दोस्त देखना चाहे देख लें। तो गुजारिश है कि फिर दोनों को आप फॉरेन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें, अरबिक को भी और इंग्लिश को भी। जब दोनों फॉरेन लैंग्वेज डिक्लेयर आप कर देंगे तो फिर स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर छोड़ दें उसको। ये तो आपने लादा हुआ है ना, ज़बरदस्ती की हुई है,
कि अंग्रेज़ी लाजमी पढ़नी है बच्चे, तो अगर आप उसकी चॉइस के ऊपर छोड़ देंगे कि भाई तुमने अरबिक को लेना है या इंग्लिश को लेना है, तो चॉइस छोड़ दें, क्या हर्ज है इसमें। बहुत सारा नॉलेज है जो कि अरबिक में है। जो लिटरेचर, रबानी साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको शायद इल्म में नहीं है उन्होंने अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ा है या उन्होंने उसकी अरबी लिटरेचर के अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पढ़े हैं, उनको शायद इल्म में नहीं है, इल्म उनको नहीं है। अदब का बड़ा छोटा सा मदना सा स्टूडेंट हूँ कि जो चाशनी ओरिजिनल ज़ुबान में पढ़ने में होती है उसको समझ के, या जो अहले ज़ुबान में कहा जाता है कि जो अरब है, जो चाशनी उसको अरबी लिटरेचर से वो मिलती है, उसको वो हम अजमियों को नहीं मिलती। एक जो ब्रिटिश है वो इंग्लिश लिटरेचर की चाशनी जो है वो जो है करता है, वो हम उसको नहीं कर सकते, हम उसको कर सकते। तो जितने मर्जी काटे अंग्रेज़ बन गया, वो नहीं हो सकता। उसकी ओरिजिन में जब तक नहीं पढ़ेंगे, तर्जमा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, थोड़ी बहुत उसके बारे में बता देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उसको बयान नहीं कर सकता। तर्जुमा उन एक्सप्रेशंस को तो लफ्ज़ को तो वो कन्वर्ट कर सकता है दूसरी ज़ुबान में, लेकिन एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करेगा। आप बहुत सारी एक मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, उर्दू की कोई भी आप गालिब की ले लें, मीर की ले लें, या इकबाल की ले लें, शायरी किसी की भी ले लें। अब आप एक तरफ उसका उर्दू ओरिजिन रख लें आप उसका, और दूसरी तरफ आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रख लें, दोनों को पढ़ें। आपको एक जो है वो ट्रांसलेशन में आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वजह यह है कि ट्रांसलेशन के अंदर वो चाशनी और वो एक्सप्रेशन नहीं है जो कि ओरिजिनल के अंदर जो है, जो एक्सप्रेशन है वो ट्रांसलेशन के अंदर नहीं है। ट्रांसलेशन के अंदर वो आ ही नहीं सकता, तर्जुमे के अंदर नहीं आ सकता वो कभी भी। इसलिए उसको ओरिजिन के अंदर पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको इतना ही इसके दर्द उठता है और आपने मिसाल तौर पर आप सिंधी पढ़ाते हैं, आप सिंध में जो है प्राइमरी में सिंधी पढ़ाई जाती है, तो किसी को कोई त्रास नहीं है। हम तो कहते हैं पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए, बलूचिस्तान में पश्तो पढ़ाई जाती है, KPK में पश्तो पढ़ाई जाती है, जो है बुनियादी जो क्लासेस हैं, तो बच्चे का राइट है। सिंध में बलूचिस्तान में बलोची पढ़ाई जाती है, बच्चे का राइट है। पंजाब में पंजाबी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बच्चे का राइट है, उसका पैदाइशी उसका राइट है, उसका जो है वो फंडामेंटल राइट है कि उसको उसकी जो ज़ुबान है, उसकी जो मादरी ज़ुबान है, उसको उसमें तालीम दी जाए, बुनियादी तालीम उसमें दी जाए, ये उसका राइट है। तो वो राइट उसको पंजाब में क्यों नहीं दिया जाता? इसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो ये सेनेट का जो बिल है, इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश है, वो ये है कि जैसे हमारे बहुत सारे जो है वो हमारे बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होता है उसी बिल के ऊपर अमल दरामद होता है, और जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं होता उसी वो अदालत के फैसलों की तरह है कि जो जिसके ऊपर अदालत अमल दरामद कराना चाहे तो उसके ऊपर तो अमल दरामद फौरी हो जाता है, और जो ना हो तो वो तो बेचारे सालों साल रुलते रहते हैं। तो अगर इसको करना है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन फिर इसकी जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट को लेनी होगी, और इसको जो है वो एज ए पॉलिसी जो है, इसलिए जो है मैं पिछले कुछ अर्से से जो है ये इसके ऊपर 18वीं तरमीम के हवाले से मैं इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ आर्टिकल, कि 18वीं तरमीम में जो दो जो हैं डिपार्टमेंट्स, उनकी जो है वो मेन जो पॉलिसी असल में जो है वो जो है वो फेडरल अपने पास उसकी पावर्स ले ले, महकमे चलाएंगे, सूबे चलाएं। उसमें एक एजुकेशन है, क्योंकि ये पॉलिसी पूरे
आपके मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर और आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर असर करती है इसकी। ख़ास तौर पे एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ है। ये दो है जो है, इनकी पॉलिसी साजी जो है, इसका ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसमें सूबों के साथ साथ जो है वो वफाक की इन्वॉल्वमेंट भी लाजिम हो, उसके बगैर वो सूबे भी ना कर सकें। और ऑटोनमी जो है, मैं उसके हक़ में हूँ कि बिल्कुल सूबों को जो है वो ऑटोनमी मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो डिवीज़न के लेवल पे सूबे बनाने के हक़ में हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न के लेवल पे सूबे बनने चाहिए, छोटे से छोटे यूनिट होने चाहिए। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ ये दो जो इश्यूज़ मैंने रेज़ किए हैं, इनके ऊपर ज़रा मेहरबानी फरमाएं। एक तो इस बात को जो है वो यकीनी बनाया जाए कि जो है लाजिम करार दिया जाए कि इसके ऊपर अमल दरामद भी हो। जो अरेबिक वाला जो मिल है उसके ऊपर अमल दरामद भी हो, ये ना हो कि वो बस वो भी बहुत सारे दूसरे कवानीन की तरह जो है वो सर्द खाने में चले जाए और वहाँ पड़ा रहे। नंबर 2, जो ये बुत परस्ती का जो एक रुझान शुरू हो गया है सकाफ़त के नाम पर और कल्चर के नाम पर, इसका जो है वो सख्ती के साथ, इसको बहुत स्ट्रिक्टली इसको बंद किया जाना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो कतई तौर पर हम कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं कर सकते हैं। हमारा दीन, हमारा मज़हब इजाज़त देता है, अगर इसमें कोई मसला है गवर्नमेंट को तो इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल से रजू कर सकती है और उससे राय मांग सकती है, और इसके ऊपर कानून साजी करके और सूबों को भी पाबंद किया जाना चाहिए कि वो इस मामले में जो है वो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।